हाँ जी, कुछ लोग और आ गए। ये सीआर आ गए हैं क्लास में। यस सर। कौन है सीआर? एजाज। एजाज, आपको मेल मिल गई थी या वो जो आज मैंने आपको सेंड किया? जी सर। इसका मतलब वो ठीक है आपका। पहले जी एक दो दफा वो गलत था ना, एक दो दफा तो वो नहीं मिली थी। अब ठीक हो गया, ये ठीक हो। ओके। और जीआर बेटा कौन है? जी सर। फरवाहन, ठीक है बेटा। आपको भी मेल मिल गई थी? जी सर, मिल गया। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप एजाज इनकी अटेंडेंस लेते जाएं साथ साथ बच्चों की ना, ठीक है? जी सर, ले रहा हूँ। मोहम्मद अली नहीं आया आज? अब क्लास में मोहम्मद? सर मैं आ गया हूँ क्लास में, अब्दुल्ला सईद के नाम से। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जरा ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी ले लूं कि आपने जब ये शुरू किया। अल्लाह अकबर। हमाद यूसुफ साहब आ गए। ये हमाद यूसुफ साहब शेख साहब है ना? 53 पता नहीं 52 रोल नंबर है शायद इनका, ऐसे ही है ना? यस सर, ऐसे ही है। अच्छा, लेट आते हैं ये शेख साहब। मोहम्मद अहमद साहब आ गए हैं जी। तो जुनेद नहीं आपकी क्लास में कोई? तो मॉर्निंग में है वो? सर हमारी क्लास का ही है। वो नहीं आया? नलायक मैसेज आदमी तो है। सब पहुंच गई है, अभी अच्छा, तक तो नहीं है। चलें जी, अब हम किसी को नहीं लेंगे। जो अगर सीआर कहेगा तो ले लेंगे। तो बिस्मिल्लाह, हमने बेटा बात शुरू की। हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, आपने कर लिया। फिर हमने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी आप कर चुके हैं। फिर हमने कहा था इंजीनियरिंग क्या होती है, ये भी आप कर चुके हैं। और फिर हमने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद द रेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, इस पे भी हमने बात की थी, याद है आपको सीआर? यस ये सर। उसमें हमने मेन थीम ये बात की थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक तो सॉफ्टवेयर होती है, विजिबल नहीं होती है, और दूसरी इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट जो है वो विजिबल होती हैं, ठीक है, टंजेबल होती हैं। अच्छा, नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट बात थी, शायद की हो या नहीं की हो, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो दूसरी इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो एफएससी किया, फिजिक्स पढ़ी बच्चे ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया, ओके। उसके बाद उसने फिजिक्स का एक सबसेट है रूल्स का जो अप्लाई होता है उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो पढ़ा 4 सालों में यूईटी से, ठीक हो गया। फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में गया तो उसकी फिलिप्स में जॉब हो गई। तो जो उसने ओवरऑल पढ़ा था, फिजिक्स का एक सबसेट पढ़ा था इंजीनियरिंग में, उसका फर्दर एक छोटा सा सबसेट जो है वो अप्लाई करता है, ट्यूबलाइट बनाता है, उसको कंट्रोल करता है प्रोसेस को, या बल्ब बनते हैं फिलिप्स में, या इलेक्ट्रॉनिक की कोई और चीजें बनती हैं फिलिप्स की फैक्ट्री में, ठीक हो गया ना, उसका वो इंजीनियर है। तो बेटा एक दफा जो वो काम कर रहा है वो सारी जिंदगी वही काम करता रहेगा, इसका मतलब उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये बात पिक कर रहे हैं ज्यादा आप? यस सर। या एक बंदा है तो वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की थी उसने, तो उसने कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स हैं वो अगर बिल्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो बिल्डिंग के रूल्स वो उसने गुजरे, उसी तरह की वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो नया नया टास्क उसके सामने उस तरह से नहीं चैलेंज आता जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आता है। वो क्या है, आपने आईटी में किया, डिग्री की, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, ओके। आप मार्केट में गए, आपने मतलब जॉब शुरू कर दी डेवलपमेंट की, पहला आपको प्रोजेक्ट मिला, आप बेशक किसी टीम का हिस्सा थे या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हेड थे टीम के, तो बैंक की, हबीब बैंक की एक एप्लीकेशन मिल गई। तो बेटा हबीब बैंक की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको पहले हबीब बैंक का नॉलेज चाहिए ना, तो नया एक यस। चैलेंज आ गया आपके पास, वो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा, वो 2-3 साल लगा के आपने प्रोजेक्ट किया उनका, उसके बाद आप वो खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर आपको सिविल एविएशन वाले कहते हैं जी हमने पायलट्स के लिए एक सपोर्टिव सॉफ्टवेयर तैयार करना है कि ऑटो पायलट लग जाए। मतलब सबसे ज्यादा जो क्रुशियल होती है ना फ्लाइंग में, मतलब चीज वो लैंडिंग होती है, जब जहाज लैंड करता है, वो बड़ी महारत चाहिए होती है पायलट की उस वक्त।
तो वो उन्होंने आपसे कह दिया कि आप हमें वो सॉफ्टवेयर बना दें, वो सॉफ्टवेयर के जरिए लैंडिंग हो, उसे ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा आप कैसे करेंगे वो, जब तक आप उस लेवल की को पता नहीं है कैसे वो पायलट उसकी लैंडिंग कैसे करता है। तो इसका मतलब अगेन आपके लिए एक नया फील्ड खुल गया, उसको समझना सारे सिस्टम को, एविएशन के सिस्टम को आपने, तो फिर आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये चैलेंजेस हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आते हैं, जो कि रेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं। हर नया प्रोजेक्ट नई डायमेंशंस लेके आता है। ये भी आप इस पे भी थोड़ा सा एक लिखिएगा आर्टिकल अपने पास से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। इसके वाले से उसने कुछ थोड़ा सी लिखा है। ये अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इवन सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट के तौर पे दूसरी प्रोडक्ट से क्या डिफरेंट है, ये भी आप लिखिएगा। ठीक है। फिर हमने एक बात की थी सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या चीज है, जो इंपॉर्टेंट बात थी। सिया ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये की थी बात, मेरा ख्याल है। जी सर। अच्छा, फिर मैंने यहां से कहा था कि यहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। तो इस पे भी आपको असाइनमेंट दे दी है, लेकिन आप इसको एज ए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखें, क्वेश्चन आ सकता है। इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लास्ट टाइम हमने किया था इसको, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन थी, IEEE की डेफिनेशन हमने की थी, ये प्रेसमेंट सी उसने उठाई है। हमने कंसेप्ट दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप जब भी कोई पूछे तो आपके पास बताने के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, पढ़ रहे हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप बता सकें। ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। मैं नहीं कहता कि आप एज इट इज ये डेफिनेशन रटी हो आपने, लेकिन पेपर में तो आपको यार ये लिखनी पड़ेगी IEEE की डेफिनेशन। लेकिन इतना डेप्थ में याद नहीं करना, 100 दफा याद करना है इसको, ताकि सारी जिंदगी याद रह नहीं सकती, कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको। ठीक हो गया एजाज? जी सर। इस आर्टिकल को पढ़ें, इसमें सिर्फ उसने IEEE की डेफिनेशन नहीं बल्कि समरवेल और 2-3 डेफिनेशंस दी हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एनहेंस करेंगी। आज हम बात शुरू करते हैं। ये तो हमने कर लिया था वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर क्या होता है। नो सर, ये नहीं किया। अच्छा, अब यस क्वेश्चन सर, है, कर लिया सॉफ्टवेयर चले क्राइसिस, पढ़ लिया। यार क्राइसिस नहीं है, वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉरी सर, मैंने पढ़ लिया। चले आपने पढ़ लिया, ठीक हो गया। व्हाट इज वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर, तो इसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ये चीजें हों उसे कहते हैं ये वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर है। मसलन 1 क्या है, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल से क्या मुराद है कि जिस इंटेंशन के साथ, जिस रिक्वायरमेंट के साथ आपने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, मतलब जिस पर्पज के तहत वो बना हो वो पर्पज फुलफिल करता हो और ठीक ठीक फुलफिल करता हूँ। ये दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। एजाज फर्ज किया कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना था, 2 नंबर वो यूजर से ले और उनको ऐड करके रिजल्ट दे। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर 2+5 लेता है तो उसका रिजल्ट 7 देता है, और इस तरह रिपीटेडली आप ये इनपुट देते हैं और रिपीटेडली आपको वो सही है इसका रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब है वो रिलायबल है। जिस पर्पज के लिए बना वो ठीक ठीक रिजल्ट दे तो वो रिलायबल होता है। ठीक है, जी सर। तो एक्यूरेसी भी इसमें आ गई। यूजर फ्रेंडली होना उसका, यानी कि इसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो उसका, क्या हो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। उसने गुड यूजर इंटरफेस लिख दिया है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब है कि उसको जो इस्तेमाल करने के लिए जो आउट स्क्रीन है, डिस्प्ले है, वो आसानी प्रोवाइड करता हो यूजर्स के लिए, अट्रैक्टिव भी हो और आसान भी हो उसको लर्न करना, उस पर काम करना। ठीक है, जी सर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया करता हूँ। नोकिया पुराने दौर में ना बड़ा पॉपुलर था, एक ये मोबाइल फोन सेट था ये। उसकी बेशुमार चीज़ें थी, ड्यूरेबल भी था, लेकिन एक चीज़ जो उसकी ज़्यादा सबसे मुझे अच्छी लगती है और मेरी नज़र में वो सबसे ज़्यादा अहम बात थी उसके पॉपुलर होने की, कि वो उसका इंटरफेस बड़ा यूज़र फ्रेंडली था। ठीक है, अब नोट कीजिएगा उसके मुकाबले पे जो सेट थे उनका इंटरफेस उतना फ्रेंडली नहीं था। बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही पता चलता है,
तो वो फौरन लर्न कर लेते हैं। हमने अक्सर बाबों को देखा कि वो ज्यादा कन्वीनियंट फील करते थे इसके साथ, नोकिया के साथ। तो ये चीज शो करती है कि उनको वो जल्दी लर्न हो गया कैसे काम करना है उसके ऊपर। ठीक हो गया? Yes, अच्छा, sir. पर उसका यूजर फ्रेंडली होना, सॉफ्टवेयर का सारी इंटरफेस का यूजर फ्रेंडली होना, नंबर 1। नंबर 2, रिलायबल होना। नंबर 3, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल हो। मैं इसके लिए कहूंगा एफिशिएंट होना चाहिए उसको। उसने बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। पहली बात पे आते हैं, रिलायबल तो है। जब उसे कहते हैं 2+5 करके रिजल्ट दो, तो रिजल्ट तो वो 7 देता है, लेकिन आज आप कहते हैं वो कल रिजल्ट देता है आपको उसका, और देता भी ठीक है। तो रिलायबल तो हो गया, लेकिन टाइम लेता है बहुत ज्यादा। आपके पास 6000 पे इनवाइस जनरेट करने का सॉफ्टवेयर था, आप उसे कहते हैं इनवाइस जनरेट कर दो, वो 2 घंटे बाद इनवाइस जनरेट करता, ठीक है, रिलायबल है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है जो बना रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, वेल इंजीनियर्ड कब होगा? इसकी परफॉर्मेंस क्या हो, एक्सेप्टेबल। हाँ, या उसे के एफिशिएंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। ठीक है ना? इनके वो जी सर। सिस्टम में हाँ एक्सेप्टेबल हो जाए। और कहते हैं गुड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, हाई क्वालिटी का लफ्ज अक्सर इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सर तो जी बेटा। सही, जो परफॉर्मेंस है ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी बदलती रहती है, नहीं या फिर नहीं हमारा जो लेवल है वो चेंज होता रहता है? नहीं 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 नहीं, ये बस आपका जो सर। सॉफ्टवेयर बन गया है, तो जो आज जितना एफिशिएंट है बेटा, सारी जिंदगी उतना ही एफिशिएंट रहेगा। उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती सॉफ्टवेयर में। देख सर, अगर हम पुराने मोबाइल्स के मॉडल्स को यूज करें और नए मोबाइल को यूज करें, लेकिन वो नहीं हमारा वो लेवल चेंज हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो पता नया ना सॉफ्टवेयर ही नया आ गया ना। हम तो एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आपने बनाई है, तो उसको क्या हम वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? सही। उस वाले से हम सॉफ्टवेयर के वाले से बात करें, अगर तो वो उसकी परफॉर्मेंस उस वक्त उसके क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल है, हम्म। तो वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर है। हम ये बात कर रहे हैं ना। सही। यार, जो बाद में आज से 100 साल पहले जो सॉफ्टवेयर 50 साल पहले बने थे, जो आज बने हैं, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है यस ना? सर। हार्डवेयर बदल गया, सॉफ्टवेयर बदल गया। आप जो बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक क्वालिटी के साथ। वो कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली उसमें अच्छे टूल आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्टैंडर्ड टूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये करने से उसकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, एफिशिएंट भी हो जाएगा, लेकिन एक नुकसान होगा कि वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो वेल इंजीनियर्ड के लिए कॉस्ट इफेक्टिव, मिनिमम कॉस्ट में बने, इसका मतलब ये है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं उसके। अगर इस किसी सॉफ्टवेयर में हो तो आप कह सकते हैं कि ये वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन मेरा क्वेश्चन इससे आगे शुरू होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप गौर करें तो बेटा, जितनी क्वालिटी आप बढ़ाएंगे, जितनी एफिशिएंसी आप बढ़ाएंगे उसकी, क्या होगा? उतना ज्यादा वो कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्टली हो जाएगा, जी। कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है। नंबर 1, जितना ज्यादा उसको यूजर फ्रेंडली करेंगे, उतनी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक हो गया ना? जोर लग गया ना इंटरफेस पे ज्यादा। ठीक हो गया? अच्छा, सही। एफिशिएंसी यूजर फ्रेंडली करने से एफिशिएंसी कैसे कम होगी? बेटा, एक तो ये है कि वो आप बिल्कुल सादा सा इंटरफेस रखते हैं, इंटरफेस इनपुट लेते हैं, और एफिशिएंसी जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं होती एज कम्पेयर टू एक बड़ा खूबसूरत सा इंटरफेस बना देते हैं आप, उसमें कहते हैं ये चीज भी उसमें लेते हैं यूजर्स, ये एफिशिएंसी बड़ी कम होगी ना। फर्ज किया कि आपने इंटरफेस डिजाइन किया है कि आप नॉइज जनरेट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ स्कैन करते हैं उसका, कह लें आप कोड स्कैन करते हैं प्रोडक्ट का, और वो उसका इनवाइस में उसकी प्राइस आ जाती है, आप एंटर कर देते हैं उसका, कह लें आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, तो वो आपको कैलकुलेट करता है टोटल इतना है। इस तरह आप सारी इनवाइस जनरेट कर लेते हैं। उसके मुकाबले पे आप और ज्यादा फीचर आपने उसमें रखे हुए हैं।
अच्छा जी, यूजर आप अपना नाम भी बता दें, आप अपना क्या लें टेलीफोन नंबर, मतलब और चीजें इंटरफेस पे आपने रख दी हैं और अच्छे फीचर रख दिए हैं। उसको आप क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप यूजर जो है वो स्कैन ना करे बल्कि प्रोडक्ट का नाम लिखे और उसमें मतलब उसको जितना आप इंटरफेस को बढ़ाते जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, उसकी कि उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी ना। कम हो जाएगी, लेकिन अगर उसके हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ा देते हैं फिर एक्सेप्टेबल होगी। नहीं, कास्ट तो एक अलग चीज है ना। अभी आपने कहा कि यूजर फ्रेंडली, जितना आप यूजर के लिए आसानी पैदा करते जाएंगे इंटरफेस में बेटा, वो क्या होगा कि उतनी उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं एस्पेक्ट में। इसी तरह जितनी आप एफिशिएंसी ज्यादा चाहते हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहते हैं, उतनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको सॉफ्टवेयर की, ठीक है जी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली कास्ट भी बढ़ जाएगी। सही। तो मतलब क्वालिटी का ताल्लुक कास्ट के साथ है। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे फैक्टर तो हैं लेकिन ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। हाँ रिलेटेड नहीं, कंट्राडिक्टरी है। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। कंट्राडिक्टरी से मुराद ये है, ठीक है। तो हमने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करना होता है कि अब देखना रिलायबिलिटी है, रिलायबल है कि वो 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे दे एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरी डिमांड है हम एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं नहीं अप टू 15 पॉइंट तक डेसिमल में वो आंसर दे हमें। एक्यूरेसी तो बढ़ गई, ठीक हो गया ना। जी सर। रिलायबिलिटी और बढ़ गई, लेकिन जो ही इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ी अल्टीमेटली क्या इफेक्ट हो गई, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो गई। यस सर। ठीक है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर देने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, मैं कहता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टास्क क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कि इन सारे फैक्टर्स को बैलेंस करे। क्या करे, बैलेंस करें। यानी कि ये क्वालिटी भी दे, एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस भी दे, लेकिन कम से कम ये कंट्रोल Cost. करना काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अगर वो ये करता है तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है बैलेंसिंग एक्ट। क्या नाम है, बैलेंसिंग। शाबाश। इसके आगे एक ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे आप 3 चीजें लिखें। एक पे लिखें टाइम, एक पे लिखें कास्ट और एक पे लिखें क्वालिटी। बेसिकली ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, कास्ट, टाइम और क्वालिटी, जिन के ऊपर मतलब सारी स्किल्स जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं ताकि इनको कंट्रोल कर सके, इनको बैलेंस कर सके। क्वालिटी बढ़ाना चाहता है तो कास्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी ज्यादा लगता है, ठीक हो गया। लेकिन उसने कहां तक कंट्रोल करना है, कहां तक कंट्रोल करना है कि एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाए उसे, ठीक हो गया ना। ओके सर। ताकि मिनिमम कास्ट में एक हाई क्वालिटी वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। अगर तो ये कर ले वो, तो इसे कहते हैं उसने क्या किया, बैलेंस कर दिया सारी चीजों को। इस चीज का नाम है बैलेंसिंग एक्ट, ठीक हो गया। यस सर। यही इसने लिखा है सारा, कास्ट वर्सेस एफिशिएंसी, कास्ट वर्सेस रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, ये जो ऊपर हमने बातें की हैं सारी, यूजर फ्रेंडलीनेस, ठीक है। यस सर। तो आपसे जो अगर पूछा जाए ये कॉन्सेप्ट है व्हाट इज बैलेंसिंग एक्ट, तो आप बता सकें कि बैलेंस करने से मुराद क्या है। इन 3 फैक्टर्स का जिक्र करते हैं आप, हो सके तो इनका जिक्र करते हैं आप, यूजर फ्रेंडली होना और उसका एफिशिएंट होना का जिक्र करते हैं आप, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, व्हाट इज वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज बैलेंसिंग एक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इससे हटते हैं टॉपिक से। आप बेटा जिंदगी में भी आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं शौरी या लासारी तौर पर, अपने घर के मामलात में भी, अपने दोस्तों के मामलात में भी, रिश्तों में भी, मुआशरे में भी, और जहां आप जॉब करते हैं वहां पे भी, प्रैक्टिकल लाइफ में करना पड़ता है, करना चाहिए। करेंगे तो आप कामयाब जिंदगी गुजारेंगे, स्मूथ लाइफ गुजारेंगे। यस सर। अगर नहीं करेंगे अप्लाई इसको, तो बेटा किसी एक चीज को बहुत ज्यादा वेटेज दे देंगे, आप बढ़ा देंगे,
तो उसके नतीजे में दूसरी चीज अफेक्ट हो रही होगी, दूसरी चीज को गवा देंगे हम। गवा देंगे। शाबाश। ये आपने अपनी अकल फहम और अल्लाह ने जो आपको तदब्बर दिया है, विजन दी है, उससे आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मैसेज है जो मैं दे रहा हूँ आपको, स्पेशली बच्चियों के लिए। उनके लिए बेटा चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ईशा साहबा ठीक हो गया? ईशा ही हमारी जी यार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नो सर, फरवा जी आ रहा है। सर। सॉरी, फरवा साहबा ठीक हो गया? जी सर। चलें ठीक हो गया जी बेटा। अब हम इससे आगे आते हैं। हाँ, सर एक और सियासी है छोटा, नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं? सियासी क्लास भी हमारे साथ है। नहीं, सीएस की क्लास तो आपके साथ नहीं है, अगर कोई आ गया तो वेलकम। क्या आप कहते हैं निकाल दें उसे? नेक्स्ट नहीं सर, उनकी होगी ना। सर सिर्फ नेक्स्ट उनकी है क्लास। अभी आप अपनी हालत देख लें अपनी क्लास में। सीआर, ये आपने अटेंडेंस लेनी है, 21 लोग हैं सिर्फ। जी सर। ठीक है, इसमें सैरश ने अपना रोल नंबर, अपना आईडी ठीक नहीं लिखा हुआ, रिजवान ने ठीक नहीं लिखा हुआ, रामदिया ने नहीं लिखा हुआ, महत ने नहीं लिखा हुआ, महत भट्ट ने। आप बेशक इन चारों की अटेंडेंस ना लगाएं आज, ठीक है? क्योंकि हमने कहा था कि आप अपने आईडी ठीक कर लें। सर सीएस के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, और महज सीएस का सर। कोई बात नहीं, आने दें यार, कि आ रहा है तो आने देना। अभी उसकी क्लास हमने भी शुरू नहीं की, उनकी क्लास शुरू होनी है 11, पौने 11 बजे। बहरहाल, अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसको भी देखें जरा, इसका तल्लुक भी बैलेंसिंग एक्ट के साथ ही है। ये इकोनॉमिक्स का एक लॉ है। तो समझने के लिए इस ग्राफ को देखें। एजाज, यस सर। ये लॉ कहता है कि कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी हो या कोई काम करना हो, तो जिसमें कास्ट बढ़ाते जाएं आप, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। हमारे केस में क्वालिटी है सॉफ्टवेयर की, ठीक है? कास्ट बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये लॉ कहता है कि एक टाइम आता है कि जो ही आप कास्ट जिस रेशो से बढ़ाते हैं, उस रेशो से फिर बेनिफिट नहीं बढ़ते, बेनिफिट कम बढ़ते हैं, कास्ट आपकी ज्यादा खर्च होती शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? अगर ये देखें तो देखें, इसमें कास्ट बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन बेनिफिट उस तरह से नहीं बढ़ रहे। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बेटा वो पॉइंट जो है वो फाइंड करना होता है कि अब कहाँ पे आपके क्वालिटी जो है वो बढ़ रही है उसी रेशो के साथ जिस तरह से कास्ट बढ़ रही है, और कहाँ पे जाके आपकी अब कास्ट ज्यादा लगेगी उस पर और उतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, वहां पे आपने वो रोकना होता है। उतनी क्वालिटी, उसे कहते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी है वो। ठीक हो गया? ताकि आप मिनिमम कास्ट से अपनी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर सकें, वहां पे आप ये रूल अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया ना? जी सर। इसकी एग्जांपल उसने बड़ी जबरदस्त दी है कि आप इफ्तारी के लिए वो बनाते हैं, क्या कहते हैं आप, जामे शरबत शीरी थोड़े। बनाते हैं। उसमें नहीं, शरबत ही बनाते हैं, तो मीठा डालते हैं तो मीठा हो जाता है। फिर एक टाइम आता है कि मीठा जितना ज्यादा डालें उतना ज्यादा मीठा नहीं होता, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना। यस वहां सर। इसका मतलब नहीं कि और चीनी डालनी है आपने, वहां पे आपने रोक देनी है, और ज्यादा डालेंगे वो जाया होगी। ठीक है? यस सर। ये ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो पॉइंट तलाश करना है आपने कहाँ पे ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे पहुंचते हैं आप। ठीक है? ठीक हो गया जी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप अगर देख लें एंड पे, तो यह सारे आपने कर लिए हैं। अगर नहीं किए तो आप इनके लिए अपने हैंडआउट्स तैयार करें। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहां तक ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको पहले दिन कहा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, याद है आपको सीआर? जी सर याद। अच्छा, अगर याद है तो ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू यहाँ से हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। ये वही क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया जो वहाँ का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि राइट अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है? ये आज का हमारा टॉपिक भी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, इस पे आप नोट लिखें। मुझे बताएं कि क्या हमने फाइंड किया था एज ए सीआर, बताएं आप। हमने कहा था ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, उसमें कहा था कुछ एक्टिविटीज होंगी।
याद है आपको? GR हैं, फरवा साहब बताएंगी, शाबाश। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एनालिसिस डिजाइन की क्या कहा था आपने? सर आपने स्टेप्स बताए थे कुछ कि ये स्टेप्स फॉलो करते हैं फिर हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर मतलब अपना डिजाइन कर लेते हैं। हाँ, क्या थे वो, बता दे, शाबाश। सर सबसे मैंने कहा था पहले आप उसमें देखें। था एनालिसिस था कि हम शाबाश, लोग नंबर 1। हाँ, अंडरस्टैंड करते अंडरस्टैंड। थे ये सिस्टम था। और उसके बाद सर ठीक है। डिजाइन था। हाँ, उसको हमने फिर कंसेप्चुअल सॉल्यूशन कहा था। जी सर, और फिर हमने उसी पे कोडिंग करते थे, थर्ड स्टेप कोडिंग का था। ठीक हो गया, इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यस सर। और फिर जब सॉफ्टवेयर बन जाता तो फिर हम उसकी टेस्टिंग करते थे। शाबाश, चौथा स्टेप है। ठीक, ठीक है। यस सर। सर उसके फिर बाद उसकी ऑपरेशन और मैनेजमेंट मतलब मेंटेनेंस नहीं करते थे उसकी, उसको अपडेट। नहीं नहीं बेटा, उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट थी। यस सर, सॉरी डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट थी, ठीक है। जी सर। टेस्टिंग और के उसके बाद, बाद और उसको उसके बाद उसकी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ठीक यस हो सर। गया, ये बात मैंने की थी आपसे। जी इसको मैं सर। रिपीट करता हूँ, यही टॉपिक है इस वक्त, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक लंबी एक्टिविटी का नाम है, पहली बात तो ये है। ठीक हो गया बेटा? बेटा ये सुन लें जरा सारे। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है एनालिसिस होता है, नंबर 2 डिजाइन होता है, नंबर 3 जिसको बेटी ने कोडिंग कहा, मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा लफ्ज है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। नंबर 4 टेस्टिंग होती है, नंबर 5 डिप्लॉयमेंट होती है, और नंबर 6 जाके मेंटेनेंस शुरू हो जाती है उसकी। इसको वन बाय वन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनालिसिस से मुराद ये है कि वन वर्ड डेफिनेशन है, व्हाट, क्या करना है डेवलपमेंट में हमने, और ये क्या करना है इससे मुराद क्या है। हमने एक वन वर्ड डेफिनेशन इसकी दी थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी सिस्टम या सॉफ्टवेयर, शाबाश सिस्टम, बहुत अच्छा वर्ड है ये। यानी कि इसका मतलब है, इसका थीम है ये। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के रूल्स, मेथड्स, टूल्स अप्लाई करेंगे ताकि हम सिस्टम को समझ सकें। जिस तरह मैं पहले एग्जांपल दे रहा था बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए, या एरोप्लेन को लैंड करने के लिए, ऑटो पायलट बनाने के लिए, या वो सर्जन जो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए कोई टूल तैयार करना है जो वो कंप्यूटर में बैठ के उसका ऑपरेशन कर सके। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना उस सिस्टम को, तो उसका फोकस था व्हाट पे। इसको अपने डिटेल से पढ़ना है और देखना है कौन कौन से टूल आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपने असाइनमेंट में लिखने हैं। नंबर 1। नंबर 2 आ गया डिजाइन। व्हाट पे था, इसका अब हाउ पे, कि वो काम अब कैसे करना है। हमने जो व्हाट हमने फाइनल कर लिया ना, अब वो कैसे करना है। इसको हमने, इसका नाम दिया था कंसेप्चुअल सॉल्यूशन। कंसेप्चुअल इसलिए ताकि जिस तरह घर के लिए मैप बनाते हैं पेपर के ऊपर, वो भी कंसेप्चुअल सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें भी मुख्तलिफ टूल्स, डायग्राम्स, मेथड इस्तेमाल हो गए, पेपर के ऊपर ये बनेगा। ओके ठीक है, सर। तो उसका सोल्यूशन देंगे कि कैसे बनेगा, इसमें एल्गोरिदम भी डिजाइन हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो फिर पहले आप सही समझेंगे तो फिर बड़ा, क्योंकि जो समझा होगा उसका सोल्यूशन होगा। अगर आप पहले गलत समझे हैं तो सोल्यूशन भी गलत होगा। यस सर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अच्छा डिजाइनर वो है, एक प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कैसे करना है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। तो बात आप दोबारा सुने, अच्छा डिजाइनर कौन है? जिसके पास ज्यादा सोल्यूशन होंगे। ऑप्शंस फर्ज हो। किया कि ऑप्शंस हो, फर्ज किया डॉक्टर के पास गए हैं, आपने कहा कि सर में दर्द है, उसके पास सोल्यूशन है, अच्छा ये 1 रुपए की गोली आएगी डिस्प्रिन, ये खा लो, 1 ओके घंटे में सर। आराम आएगा। अगर आधे घंटे में पैनाडॉल खा लो 2 रुपए की आएगी। एक पॉन स्टान है, मैं फर्ज कर रहा हूँ, वो 10 रुपए की आएगी तो खाते ही आराम आ जाएगा। उसमें 3 ऑप्शन थे, तो डिजाइनर के पास वो सोल्यूशन होते हैं 1 2 3, इसकी कास्ट इतनी आएगी, ये इसका सोल्यूशन है, इसकी कास्ट इतनी है, इसकी इतनी, ये टूल इस्तेमाल होंगे, ये टूल इस्तेमाल होंगे, ये मतलब वो काम कैसे होना है उसका सारा सोल्यूशन, कंसेप्चुअल सोल्यूशन देना है उसने। ठीक हो गया? सर आपने कहा था कि एनालिसिस जो है ये ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का 70% होता है। नहीं, एनालिसिस और डिजाइन दोनों मिल के 70% होता है। ओहो सॉरी सर, ये दोनों। हाँ जी। दोनों मिल के 7, अगर 10 माह का प्रोजेक्ट है तो टाइम 7 माह इस पे लग जाते हैं मिनिमम, ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, और
कास्ट भी 70 लाख रुपए का, तो 70,000 कास्ट इन दोनों पे आ जाती है। फिर रह क्या जाता है, फिर तो आपने सिस्टम में बैठ के कोडिंग करनी है ना। यस सर। असल में तो यही प्रॉब्लम है ना कि समय ना सिस्टम को, उस पर टाइम इसलिए ज्यादा लगता है। अच्छा, उसके बाद फिर कोडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन। और याद रखिएगा हम डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम डिजाइन को ही, उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उसको इम्प्लीमेंट करते। बेस्ट से ये मुराद नहीं है कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला। अगर किसी डिजाइनर ने 3 ऑप्शंस दिए हैं तो बेस्ट का ताल्लुक किसके साथ है? क्लाइंट के साथ है। क्लाइंट की पॉकेट कितना ज्यादा देती है, यस याद सर, जो रखना इस बात। उसके कॉस्ट को मुताबिक बदलने भी पे दे। बनता है। उसके लिए बेस्ट वो है जो जितनी उसकी पॉकेट ज्यादा देती है। यस सर। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको कह रहे इतने पैसे दूंगा तो उसको उसे डबल क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर नहीं दे सकते बना के आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर जब कोडिंग यानी कि हो गई तो उसके बाद फिर टेस्टिंग है। अगेन टेस्टिंग में डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें कहते हैं टेस्ट केसेस तैयार करते हैं। टेस्ट आमतौर पे कोडिंग और टेस्टिंग में अलग अलग टीमें होती हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो उन इनपुट टेस्ट केसेस को, ठीक है, वो उसमें डालते हैं एज एन इनपुट के तौर पे और देखते हैं क्या वो रिक्वायरमेंट जो ऊपर हमने वट में एनालिसिस में फाइंड की थी क्या वो पूरी करता है सॉफ्टवेयर कि नहीं। कोशिश करते हैं इस तरह की एरर्स को तलाश करने की, लॉजिकल एरर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी एरर पकड़ ले तो अभी तक वो एरर ही रहेगी उसमें, क्योंकि उसने ठीक हो जाना फिर, इसीलिए टेस्टिंग का प्रोसेस है। जब टेस्टिंग में क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। डिप्लॉयमेंट फिर सुन लें, वन वर्ड डेफिनेशन इसकी क्या होगी बाबा साहबा, सुनिए जरा, रिपीट करनी है आपने। रनिंग फॉर्म में सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के हैंडओवर करना। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? रनिंग फॉर्म में सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के हैंडओवर करना। शाबाश। अब इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं इसको। मेरी बात सुने ना, हाँ, अब रनिंग फॉर्म में उसके हैंडओवर करने से अब फर्दर क्या मुराद, इसका मतलब है ना सिर्फ सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन बल्कि हार्डवेयर की भी इंस्टॉलेशन। जी सर। सारा सिस्टम वहां पे रनिंग फॉर्म, मैंने कहा लो जी फाइनल हो गया थोड़ा। अगेन इट विल टेक टाइम, मतलब सारा वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वहां पे जाके डिप्लॉय करना, इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये बात यहां तक नहीं है, प्लस उनके स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवाना, डिस्पाइट हैविंग के आपने मैनुअल्स दे दिए उनको, हैंड ऑन ट्रेनिंग कराना, आओ बैठो ऐसा काम करना। 1 2 3 हफ्ता वर्कशॉप, जितनी भी, जितना डिपेंड करता है वो सॉफ्टवेयर क्या है, कितना टाइम लेते हैं वो। तो दिस इज ऑल अबाउट डिप्लॉयमेंट। ठीक हो गया, तो ये सारा किस में आ रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये एक तरह की एक्टिविटीज है, इनको मैं कहता हूं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है। क्या है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर एक लंबा फेज शुरू होता है जिसको मेंटेनेंस का फेज कहते हैं। यस सर, आपने कहा ये जब तक सॉफ्टवेयर चलता रहता है तब तक चलता रहेगा, 10 साल तक चलेगा। जब हम कास्ट की बात करते हैं तो उसमें हम मेंटेनेंस की कास्ट नहीं लेके आते। जब हम टाइम की बात करते हैं तो उसमें मेंटेनेंस का टाइम नहीं लेके आते। यहाँ डिप्लॉयमेंट तक का टाइम और डिप्लॉयमेंट तक की कास्ट ओवरऑल होती है जो आप चार्ज करते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस की कास्ट लंबी कास्ट है और मेंटेनेंस पे आमतौर पे कहा जाता है, ये भी प्रिंसिपल है जनरली, कि टोटल कास्ट जितनी सॉफ्टवेयर पे आई होती है, मेंटेनेंस में आमतौर पे 3 गुना से ज्यादा कास्ट आती है उसके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ओके सर। बहुत ज्यादा भी आ सकती है। कॉस्ट है सर। जितनी बड़ा डेवलपमेंट की कास्ट आई होती है ना सॉफ्टवेयर पे इनके डिप्लॉयमेंट तक, उससे 3 गुना। अगर लाख रुपया लगा तो इसका मतलब है मेंटेनेंस में चांसेस हैं कि उसके ओवरऑल 3 लाख रुपया लगेंगे जब तक ये चलेगा। मिनिमम हो सकता है कि 10 लाख लग जाए, 20 लाख लग जाए, डिपेंड करता है कि कितना लंबा लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब इसका एक थीम ये है कि मेंटेनेंस की कास्ट ज्यादा आती है एज कंपेयर टू ओवरऑल जो पहले डेवलपमेंट हम करते हैं। इसका मतलब ये है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का। दूसरा एस्पेक्ट है मैनेजरियल एक्टिविटीज का, ताकि हम टाइमली एक्सेप्टेबल क्वालिटी के तौर पे हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें, मिनिमम कास्ट में सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। तो उसके लिए आपको मैनेजरियल एक्टिविटीज भी अप्लाई करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी काम करता है, यानी कि दोनों चीजें। जब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो बेटा
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी उसमें आ जाएंगी और प्लस मैनेजरियल एक्टिविटीज भी उसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो जो मैनेजरियल एक्टिविटीज को नाम दिया है उसने प्रेसमैन ने अम्ब्रेला एक्टिविटीज का। लिहाजा इस ये टॉपिक आपने व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट, ये पेपर में क्वेश्चन आपको आ सकता है जिस तरह से मैंने किया है। इसने जो लिखा है, इसने कह लें आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ने, इसने कहा कि दो मेन होगी, एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी, दूसरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होंगी। कंस्ट्रक्शन में वो ये ले आया जिसको हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, मैनेजरियल एक्टिविटीज में उसने और चीजें डाल दी हैं। अगर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग को उसने इसमें डाल दिया है। हम कहते हैं कि ये ट्रेनिंग और ये इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिप्लॉयमेंट में आ जाएगी यहाँ पे। बहरहाल अब आप नेट पे देखें तो अगेन मैंने कहा था कि ये फेजेस की तादाद डिफरेंट हो सकती है, नाम डिफरेंट। यहाँ देखें एनालिसिस की जगह पे उसने क्या रख दिया उसका नाम, ऑल्दो एनालिसिस बहुत बड़ा फेज है तो उसका एक पार्ट, मेजर पार्ट जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। ठीक है, एनालिसिस में ही हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसने ये नाम है। तो ये वेरी करेगा, आप अपने अच्छा सा एक करके इसको आर्टिकल को मुकम्मल कर लें। ठीक हो गया जी? आपकी क्लास है इसके बाद? जी सर। तो ठीक है, फिर आप क्विट कर लें और दूसरे बच्चे जो हैं CS वाले वो